नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि उसका पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक पूछा गया सभी प्रश्न बताऊंगा। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके का रहता है और मैथ और साइंस मिलाकर 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। तो कुल 150 प्रश्न पूछा जाता है। तो जीके का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मैथ और साइंस का पूरा सॉल्यूशन करके फिर रीजनिंग का सॉल्यूशन करूंगा, तो आप इस चैनल पर बने रहें। मैथ और साइंस का 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो यह पार्ट 3 है। तो आप पार्ट 1 अगर 2 नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या करना है, 25% कम। देखिए इस टाइप का मतलब इस टाइप का पूछा जाएगा कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 20% कम है, तो श्याम का वेतन कितना अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है, जैसे 25% कम बोला तो 25 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और नीचे लिखिए 100 में से 25 कम करके, यानी 75 गुना 100 करिए, आंसर आ जाएगा 25 3 75, 100/3 यानी कि 33.1/3 आंसर हो गया इसका। अगर बोले 25% अधिक है तो 25 ऊपर में लिखिए, जो बोल रहा है वो तो ऊपर में लिख देना है, और नीचे अधिक बोला तो 100 में जोड़ के लिख दीजिए, गुना 100 करिए, आंसर आ जाएगा। कम बोला तो 100 में से घटा के यहाँ नीचे लिख देना है, गुना 100 करिए, आंसर आ गया। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, यदि उसे 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होगी। तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। तो मान के चलिए निर्धारित मूल्य उसका है 1, ठीक है। अब 1 है तो क्या बोला कि 2/3 निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है। तो देखिए एक है, ये 2/3 पर बेचा जाता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य अगर निकालना है तो जो हानि या लाभ होता है उसका होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। जैसे 10% हानि हुआ है, 10% का हानि का मतलब क्या हुआ कि 10/% मतलब 100, ये शून्य से शून्य गया। हानि का मतलब ये होता है 10 में से ये 1 घटा दीजिए, यानी 9/10, ये हो गया होल वैल्यू। 9/10 को बोलते हैं होल वैल्यू, ठीक है। तो 10% हानि का होल वैल्यू हो गया 9/10, इसको उल्टा गुना कर दीजिए तो वो क्रय मूल्य आ जाता है, यानी कि 10/9 गुना कर दिए तो ये क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य आ गया यानी कि 10 दूनी 20 और नीचे हो गया 27, यानी कि 20/27 ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब बोल रहा है आगे कि निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा, यानी कि निर्धारित मूल्य 1 है, 1 माने थे। देखिए क्रय मूल्य 20/27, अब निर्धारित मूल्य यानी 1 पर बेचता है, तो अगर 1 पर बेचा तो दोनों का अंतर जो होगा वही लाभ होगा। तब इसको अंतर कर दीजिए, 1 में से ये घटाइए तो ये 27 में से 20 गया 7/27, ये हो गया लाभ, ठीक है। अब प्रतिशत निकालना, लाभ कितना हुआ, तो बटे में क्या करते हैं, नीचे क्रय मूल्य लिखते हैं। तो क्रय मूल्य कौन सा हम लोग का है, ये 20/27। तो 20/27 जब इसके नीचे करेंगे तो हो जाएगा ये उलट के 27/20, ठीक है। गुना 100 कर दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। 27 से 27 ये कट गया और 20 से ये काटिए, 20×5 100। अब बचिए कितना, यहाँ 5 और ये 7, 5 7 35, तो 35% इसका लाभ हुआ, आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है तो उस पर उसे 15% लाभ होता है, परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में लाभ या हानि होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, यानी टाइप आपको पकड़ना है कैसे, कि जैसे 2 घोड़े बेचता है, विक्रय मूल्य अगर समान है, विक्रय मूल्य क्या दोनों का है क्या, 14, प्रत्येक को 14,000 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य समान हो और X% हानि और X% लाभ पर हो, यानी कि दोनों जो लाभ और परसेंट का जो है वो भी सेम हो। तो करना क्या है, इसमें ध्यान रखना है हमेशा हानि होगा। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है जैसे विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और जो हानि है वो भी समान हो, तो इसमें हमेशा हानि ही होता है। कितना हानि होता है, तो X²/100 कर दीजिए, वही आंसर हो जाता है उसका, ठीक है। यानी कि जो लाभ हानि है, यानी कि X% हानि है, X% लाभ है, यानी दोनों है तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, 15 गुना 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225/100 कर देंगे, यानी 15 गुना 15 225/100 करेंगे, 202 अंक के बाद
दशमलव आ जाएगा, यानी कि यह आंसर हो जाएगा डी, 2.25% हानि होगा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान 40 है। मंगलवार, बुधवार तथा गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान कितना होगा। देखिए यहाँ क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इसका औसत तापमान यानी कि 40 है, तो यानी कि तापमान कितना हो गया, 120 हो जाएगा। 3 है तो 3 से गुना कर दिए तो 120 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, देखिए मंगलवार इसमें भी है और यहाँ भी है मंगलवार। ठीक है, बुधवार इसमें भी है और पहले वाले सेंटेंस में भी बुधवार है। ठीक है, तो अंतर क्या हुआ, यहाँ गुरुवार आया। ठीक है, यानी कि गुरुवार आने से क्या हुआ कि परिवर्तन कितना हुआ, 1 डिग्री का, यानी कि 40 था यानी 41 होगा, यानी कि 120 ये टोटल है, ये कितना हो जाएगा, 41 दिया 123, यानी कि 3 डिग्री का अंतर आया किस में, गुरुवार आने से। यानी कि अगर सोमवार को हटा के यानी गुरुवार डाला है तो 3 डिग्री का अंतर आया है, यानी कि गुरुवार और सोमवार में अंतर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, अंतर है 3 डिग्री सेल्सियस का, और अधिक आया है ना, गुरुवार को डालने से क्या हुआ, अधिक हो गया, यानी पहले 40 था अब 41 हो गया, यानी पहले 120 टोटल था अब 123 हो गया। ठीक है, तो अधिक हुआ है। तो गुरुवार और सोमवार में अंतर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस का। आगे क्वेश्चन पूछा कि गुरुवार का तापमान अगर 42 है तो 42 है तो सोमवार का कितना होगा, तो सोमवार और गुरुवार में अंतर कितना है, 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो और क्या है कि ये अधिक आ गया, यानी गुरुवार का जो है वो अधिक है, तो सोमवार का कितना होगा, तो 3 डिग्री कम होगा, यानी 39 डिग्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39 डिग्री। ठीक है, अगर बनाना हो आपको, देखिए इसे समझ के कर लिए तो आसानी से समझ गए। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर बनाना हो तो सिंपल में लिखिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार, है ना, सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बराबर कितना है, कुल हो गया 120। ठीक है, आगे लिखा है मंगलवार, बुधवार यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे तथा गुरुवार यानी थर्सडे। ठीक है, इसका मतलब कुल कितना हो गया, 123। आप दिनों का अंतर कर दीजिए, ये देखिए ट्यूसडे से ये ट्यूसडे कट गया और वेडनेसडे से वेडनेस चला गया, यानी थर्सडे माइनस मंडे बराबर कितना हो जाएगा, 123 में से 120 गया यानी 3, यानी कि थर्सडे और माइनस मंडे में अंतर कितना है, 3 हो गया। अब इसमें गुरुवार का दिया है 42, यहाँ गुरुवार का बैठाइए 42, तो आंसर आप मंडे का निकल जाएगा 39, है ना, 42 माइनस 39 बराबर 3, तो 39 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी में होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में इतना प्रतिशत गिर गया तो घर में चीनी के खपत में कितना प्रतिशत बढ़ाई जाए कि वो गिरावट कोई परिवर्तन ना हो, तो इसमें भी सेम वही क्वेश्चन उस तरह बनाना है जैसे कि वो आप बताया था कि राम का वेतन श्याम के वेतन से अधिक है, तो ये 10% का यहाँ 10 लिख दीजिए, नीचे 100 में से घटा के लिखिए 90 गुना 100 करिए आंसर, है ना, ये कट गया 100/9, यानी कि 100/9 करेंगे तो 11.1/9% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 42 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़का का अनुपात इतना है 16:9, तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं। देखिए लड़कियां संख्या में दिया है 32 और अनुपात में लड़कियां कितना है 16, तो अनुपात 1 का मान निकल जाएगा, अनुपात 16 का मान 32 है तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 2, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा 16/9 25, 25 अनुपात में है तो अनुपात 1 का मान है 2, तो अनुपात 25 का मान यानी 50, टोटल हो गया 50। ठीक है, अब लड़कियां पूछा कितना प्रतिशत है, लड़कियां कितना है 32, तो 32 को ऊपर में लिखिए। ठीक है, 32 लड़कियां हैं टोटल 50 में, गुना 100 करिए आंसर आ जाएगा, 50 दूनी 100, अब 32 दूनी 64% है लड़कियां, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तो पूरे कपड़े में कुल कितने पीस होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 37.5 मीटर कपड़ा है, 1 मीटर कपड़ा में 8 पीस रहता है, तो 37.5 मीटर में कितना होगा, तो इस दोनों को गुना कर दीजिए आंसर आ गया। ठीक है, 37.5 का मतलब कितना हो गया 75/2, गुना है 8,
अब इसको काट दीजिए, 2 चौके 8 यानी 75 चौके 300 पीस आएगा। तो ऑप्शन में है नहीं, आंसर हो जाएगा डी, 300 पीस आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बंदर गोलाकार खंभे जो 21 मीटर ऊंचा है पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है, लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। ठीक है, तो पूछा है फिसल जाता है तो बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए फिर से इसको देखिए, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक बंदर है, ठीक है, गोलाकार खंभे पर चढ़ता है जो 21 मीटर ऊंचा है, मैंने लंबाई जो 21 मीटर ऊंचा है उसका टोटल। तो 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, लेकिन अगले मिनट 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि ऐसे समझिए कि अगर यानी कि 2 मिनट में इसको लेना है कि कितना ये चढ़ता है, क्योंकि अगले मिनट में ये फिसल जाता है। तो 2 मिनट में ये चढ़ता कितना, पहला मिनट में क्या करता है 6 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, यानी कि टोटल वो चढ़ा कितना, मात्र 3 मीटर चढ़ा। ठीक है, 3 मीटर चढ़ा, तो यानी कि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, इसको बनाने का कन्फर्म, जो कि आंसर में कन्फ्यूजन ना हो, इसका तरीका यही है कि इस तरह से लिखना है, 2 मिनट में वो चढ़ा कितना, पहले मिनट में 6 मिनट चढ़ा, फिर 3 मिनट फिसल गया, यानी कि टोटल जो 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ कम से कम उतना से गुना करना है जो 21 को ध्यान में रखते हुए इतना से गुना करना है कि जो शेषफल है ना ये इससे अधिक नहीं हो, ये 6 से है ना जो चढ़ने वाला है उससे अधिक नहीं हो। तो जैसे गुना करते हैं 3 दूनी, जैसे गुना करते हैं 3 दूनी 6, तो शेषफल कितना हो जाता है 15, यानी इससे अधिक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना है, वहाँ तक गुना करना सटा के जो कि इससे यानी 6 से कम शेषफल ना हो। तो 3 5 15 और शेष कितना है 15 6 21, तो 6 शेष बचा, तो यहाँ 15 तक ठीक है, यानी 5 से गुना करेंगे। ठीक है, अगर गुना करते हैं 6 से, 3 6 के 18, तो शेषफल क्या हो गया 3 ही बचा। तो कम से कम उतना से गुना करना है जो कि इससे शेषफल 6 से ज़्यादा ना हो, तो कम से कम 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 3 5 15, तो अब कितना हुआ 3 5 15, यानी कि 3 मिनट जो चढ़ता है 3 मीटर वो 2 मिनट में चढ़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है 5 से गुना किए, यानी कि 5 बार इस तरह से चढ़ा, तो कितना चढ़ जाएगा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर चढ़ गया और 15 मीटर चढ़ा, टाइम कितना लगा 5 बार चढ़ा, देखिए 3 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है, तो 5 बार इस तरह चढ़ा, यानी कि 10 मिनट अभी लगा। ठीक है, 10 मिनट अभी लगा 15 मीटर चढ़ने में। अब क्या है अगला मिनट चढ़ेगा कितना 6 मीटर, 6 मीटर चढ़ेगा अगला मिनट, यानी कि 15 और 6 21, अब 21 मीटर हो गया। अब जब चढ़ गया, जैसे कि गोलाकार है ये, ठीक है, खंभा है, यहाँ जब चढ़ गया, तो जब चढ़ के यहाँ क्या हुआ बैठ गया, अब क्या फिसलेगा नहीं। तो हमको चढ़ने से मतलब था कि कितने मिनट में चढ़ेगा कम से कम, तो 15 और 6 21 मीटर चढ़ गया, तो यानी 15 मीटर चढ़ने में लगा था 10 मिनट और अगले मिनट यानी 11 मिनट में वो चढ़ गया। तो आंसर हो जाएगा 11 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है 11 मिनट। तो इस तरह से बनाना है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप क्वेश्चन को कमेंट में लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर, मैं अगले बार आपको अच्छे से और बच्चे जैसे समझा के आपको बता देंगे। हालांकि मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ABC के बीच 680 रुपया है तो इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि A को B का इतना मिला, B को C का इतना मिला, तब उसमें क्रमशः कितनी कितनी राशि तीनों का मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह बनाता है, पहले रेशियो में आप बना लेंगे। ठीक है, A को B का इतना मिला, तो देखिए A को B का कितना मिला 2:3, ऐसे लिख दिए, और B को मिला है यहाँ C का 1/4, यानी कि ऐसे लिखा जाएगा B/C हो जाएगा 1/4। देखिए जब ऐसे करेंगे ना, ऐसे इसको आप समझ रहे होंगे, A को जैसे लिखते हैं A को B का 2/3 मिला, तो A/B जब करेंगे B इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2:3, तो वही लिखें यहाँ 2:3। उसी प्रकार यहाँ B को C का मिला 1/4 यानी 1:4। अब क्या ABC रेशियो निकालेंगे, तो ABC में क्या है B में यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो इसको इक्वल करेंगे तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, यानी कि ABC का अनुपात कितना हो जाएगा 2 3 और 12। ABC का अनुपात हो गया 2 3 और 12।
तो लिख दीजिए यहाँ ए बी और सी तीनों का अनुपात हो गया, कितना था 2, 3 और 12। ठीक है, अब पूछा है देखिए कि तीनों का क्या होगा, तो देखिए सी का अनुपात 12 है, यानी कि लास्ट में अगर देखिए 12 है, अब यहाँ लिख देते हैं 2, 3 और 12 था। ठीक है, अब देखिए सी का अनुपात 12 है, तो यानी 12 से जो कटेगा वही आंसर होगा। ठीक है, 12 से एकमात्र 12 से कटने का मतलब होता है 3 से, 3 चौक 12 होता है, 3 से कटना जरूरी है, तो ये नहीं कट रहा है, ये दोनों का योग कितना 8, 2, 10, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, 8, 3, 11, ये नहीं कटेगा, तो कटेगा ये, तो आंसर इसका बी हो जाता है। ठीक है, आराम से आंसर निकाल सकते हैं आप। 12 चौक 48, इसमें सी यानी कि आंसर बी ही होगा, इसमें ही ये कट रहा है। ठीक है, और निकालना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल है। कितना अनुपात था 2, 3 और 12। देखिए टाइम कम हो तो आप दिमाग से ट्रिकी हिसाब से बना सकते हैं, जैसे 12 आया, 12 से जो कटेगा वही आंसर, कन्फर्म वही आंसर होगा। अगर बनाना तो 12, 3, 15, 2, 17, यानी कि अनुपात 17 का मान कितना है 680। ठीक है, अनुपात 1 का मान क्या होगा 17 चौके 68, यानी कि अनुपात 1 का मान हो गया 40। ठीक है, 40 हो गया, तो अनुपात 12 का मान कितना हो गया 480। सी का मान कितना हो गया 480, 480 किस में है बी में है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ा दिया जाए, ठीक है, तो वह संख्या 50% और बढ़ जाती है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए सिंपल जैसे बोल रहा है लिखते जाइए। बोल रहा है कि एक अन्य संख्या, किसी संख्या में, जैसे एक्स मान लिया, ठीक है, तो किसी संख्या में किसी एक अन्य संख्या का 20%, यानी कि मान के चलिए दूसरा एक ई मान लिया, इसका 20% यानी 5वां भाग जोड़ दिया जाए, तो क्या होता है कि वह संख्या 50% बढ़ जाती है। तो जो संख्या था, जैसे ये एक्स माने थे, वो 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ जाने का मतलब क्या होता है 50% मतलब 1/2, अब बढ़ जाने का मतलब होता है 3/2, ये 2 यहाँ ऊपर में जुड़ जाता है, यानी 3/2 हो जाता है, यानी कि ये हो गया 3/2। अब देखिए x को एक तरफ कर लेंगे और y को एक तरफ। अब देखिए यहाँ x है, यहाँ 1x है, और यहाँ कितना है 3/2 यानी 1.5x है, तो 1.5 में से 1 चला गया, कितना बचा गया 1.5 में से 1 x जाएगा तो आधा x बचेगा, यानी x/2। तो यहाँ मान के चलिए यहाँ लिख देते हैं फिर से, x वाले में क्या हुआ देखिए, इधर बच जाएगा y/5 और इधर बच जाएगा x/2। लिख देते हैं y/5 बराबर x/2। तो आप दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, y इधर y रहने दीजिए, x इधर ले आइए, ठीक है, और 5 उधर चल जाएगा, यानी कि y अनुपात x बराबर कितना हो गया 5/2। आंसर हो गया ये ऑप्शन नंबर सी। वो दोनों संख्या क्या है 5 और 2 है। 3 कार की गति का अनुपात 2:3:4 है, तो उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, जब समान दूरी तय कर रहा है तो ये ध्यान रखना है कि गति का जो अनुपात है उसका ठीक उल्टा होता है समय का अनुपात। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे वो समय का अनुपात हो जाएगा। तो कभी भी रेशियो में 3 दिया हुआ है, 3 अगर रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, या तो 2 को दिया हुआ, कभी भी 3 को या 4 को दिया हुआ, 3 को दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका उल्टा निकालना है तो देखिए क्या करना है। देखिए इसका उल्टा मान के चलिए 3 कार है ABC, ठीक है, ABC, तीनों का ये गति का अनुपात दिया हुआ है, तो समय का अनुपात निकालना है, यानी इसका उल्टा करना है। ये रेशियो को उल्टा करेंगे तो कैसे करना है, देखिए यहाँ A है, पहले A के जगह पर क्या लिखेंगे, ये दोनों को गुना करके 3 चौके 12, ठीक है। B है, B के जगह लिखना है, तो B के अलावा कौन है, ये A और C, ये दोनों को गुना करके लिखिए 4 दूनी 8। अब यहाँ C के जगह लिखना है, तो C के जगह लिखना है ये दोनों को गुना करके 3 दूनी 6। यही हो गया इसका उल्टा। इसको सरल कर दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 छौके 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि इसका उल्टा जो हो गया समय का अनुपात क्या होगा 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, ठीक है। यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगता है, तो यदि बी अकेले ही कार्य करे तो कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो समय का अनुपात होता है ना, उसका उल्टा होता है उसका क्षमता, यानी कैपेसिटी, उसके कार्य करने की एफिशिएंसी जो होता है उसका एक दूसरे को उल्टा होता है, यानी जितना समय लगेगा उसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे ऐसे समझिए कि यदि बोला है कि
ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 50% अधिक समय लेता है, यानी कि ए और बी का जो है ना 50% अधिक का मतलब कितना होता है 3/2, तो ए अधिक लेता है, तो यानी ए के पास हो गया 3 और बी हो गया 2। ठीक है, ये हो गया क्या टाइम का रेशियो। फिर से देखिए, ये हो गया टाइम का रेशियो ए और बी, ये हो गया बोला 50% अधिक यानी 3 और 2, ये हो गया टाइम का रेशियो। ठीक है, टाइम का। इसका एफिशिएंसी का रेशियो अगर निकालेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3:2 है तो ये हो जाएगा 2:3। ठीक है, 2:3 हो गया। अब बोला क्या कि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य पूरा करने में 18 दिन लगता है, यानी कि 2 एफिशिएंसी से निकालते हैं, कार्य करने की जो क्षमता होता है उससे निकालते हैं एफिशिएंसी से, यानी कि 2 और 3 ये दोनों मिलकर, यानी 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी दोनों मिलकर जो 18 दिन में कार्य करता है। ठीक है, अब बोला है कि बी अकेला, यानी कि बी का जो एफिशिएंसी है, बी का एफिशिएंसी क्या 3 है, तो यानी कि 5 क्षमता वाले, देखिए 2 और 3 5 क्षमता वाले 18 दिन में करता है, तो 3 एफिशिएंसी वाला कितने दिन में करेगा, तो 3 से भागा दे दीजिए, तो 3 छक 18, यानी कि कितने दिन में करेगा 6 पंचे 30 दिन में करेगा। इसका आंसर कितना हो गया 30, इसका करेक्ट आंसर हो गया 30 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर लेता है, परंतु टंकी में छेद होने के से पानी के रिसने के कारण टंकी इतना घंटे में भरती है, तो उस हिसाब से टंकी कितने घंटों में खाली हो जाएगी। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए, यानी कि बोल दिया कि अगर 9 घंटे में भरती है तो छिद्र होने के कारण 10 घंटे में वो छिद्र होने के कारण 10 घंटे में भरती है, तो वो खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल निकालते हैं कि 2 टाइम देगा ए और बी, जैसे 2 ये दिया 2 घंटे, एक ये दिया। ठीक है, यानी कि एक 9 घंटे में भरता है, छिद्र होने के कारण 10 घंटे में, तो सिंपल बनाना है ए बी, यानी कि दोनों को गुना, अब बटन नीचे में दोनों का अंतर कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, वही काम करना है यहाँ कि एक बोला 2 घंटे में भर सकता है, छिद्र होने के कारण इतना घंटे में भरता है, तो ए बी बटा ए दोनों का अंतर, ए माइनस बी कर सकते हैं या तो बी माइनस ए कर सकते हैं, दोनों का अंतर, तो ऊपर में लिख देते ए और गुना बी, बी ई कितना है 2 तिया 6 और एक 7/3 है, अब बटे अंतर दोनों का, यानी कि 7/3 -2 कर दीजिए, तो अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, ये ऊपर कितना हो गया 7 दूनी 14/3, यहाँ लिख देते हैं 14/3, और नीचे क्या होगा 7/3 -2 है, तो इसका भिन्न का जोड़ लीजिए, 3 दूनी 6, यानी कि 6 घट जाएगा 7 में से, यानी कि 7 में से 6 गया 1/3, नीचे आएगा 1/3, 1/3 को इसको नीचे बटम है तो इसको उलट जाएगा, यहाँ 3/1 हो गया, तो इसको कट कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 14 घंटा, इसका आंसर हो गया 14 घंटा, ऑप्शन नंबर डी में है। तो सिंपल देखिए बनाना है, जब भी करें तो ए बी बटा दोनों को अंतर, ए माइनस बी कर दीजिए या तो बी माइनस ए, जो भी हो यहाँ अंतर होता है नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरे रंग के पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल को ही हरित लवक कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण से कई क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तैयारी करने का शानदार तरीका यही होता है कि जब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आप जब पढ़ें तो जो क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। जैसे प्रकाश संश्लेषण से 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि अभी लगातार टीचर के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज या तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो वो ऑक्सीजन टिक करना है। ठीक है, ऑक्सीजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्काक्षिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, तो शुष्काक्षिकोप जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण होता है। ठीक है, अब विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, ये ध्यान रखना है। विटामिन की खोज किसने किया, तो कासिमिर फंक ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, क्वेश्चन नंबर 71 है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है बाल क्षय,
यानी कि मरासमस जो रोग है वो प्रोटीन के कमी से होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल का मान सर्वाधिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि अंटार्कटिक के कैंप में जी का मान अधिक होता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए गुरुत्वाकर्षण का मान, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है, तो अधिकतम होता है, ये ध्यान रखना है। पृथ्वी के मतलब ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, इसको समझिए इसे। देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये हो गया ध्रुव। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, तो होता है वो ध्रुवों पर। ठीक है, ये ध्रुवों पर हो गया, ये विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, विषुवत रेखा हो गया, यहाँ पर न्यूनतम होता है। ये कैसे होता है, देखिए इसकी जो केंद्र से माना जाता है। देखिए ऐसे समझिए कि पृथ्वी के ना जो केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से होता क्या है कि पृथ्वी की केंद्र या सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, ये ध्यान रखना है। ऊपर या नीचे कहीं भी जाएंगे तो जी का मान घटेगा। तो केंद्र से इसका मान के चलते हैं, तो इसकी जो दूरी है, देखिए पृथ्वी की जो विषुवत रेखा की जो दूरी है टोटल 12,756 किलोमीटर है। तो केंद्र से अगर मानते हैं तो ये 6,378 किलोमीटर आया। ठीक है, ये आया। और ये जो डिस्टेंस है यानी कि जो होता है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण जो देशांतरीय रेखा है यानी कि ध्रुवों का ये जो है, ये व्यास जो है ये है 12,713 किलोमीटर होता है। तो इसको मान के चलिए 14 है ना, 12,714। तो इसका आधा जब करेंगे तो 6,357 आएगा, ये 6,357 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये केंद्र से जो दूरी है ये 6,357 है और यहाँ 6,378 है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये है कितना, 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ये जो विषुवत रेखा का है, ये भूमध्य रेखा वाला, केंद्र से भूमध्य रेखा जो ऊपरी सतह है, तो ये जो 21 किलोमीटर यहाँ ध्रुवों से ज़्यादा है, ये ध्रुवों की डिस्टेंस ये कम है। तो जो ज़्यादा होगा तो केंद्र से दूरी जो डिस्टेंस ज़्यादा है ये वाला, तो इसका मतलब होता है क्या कि जी का मान न्यूनतम होगा। जैसे केंद्र से दूरी अधिक बढ़ेगी तो जी का मान न्यूनतम होता है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जी का मान ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर जो है वो कम होता है, न्यूनतम होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये पेनक्रियाज की खराबी यानी अग्नाशय जो बोला जाता है उसके खराबी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, आपको ये समझना है कि मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है, किस हार्मोन की कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, अब इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। तो इंसुलिन करता क्या, देखिए रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो इंसुलिन ही करता है। ठीक है, यानी इंसुलिन अगर स्त्राव नहीं होगा तो रक्त की मात्रा शर्करा की मात्रा नियंत्रित नहीं होगा, यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना है। और पेनक्रियाज में खराबी के कारण मधुमेह रोग होता है, इसका मतलब ये होगा कि देखिए पेनक्रियाज से ही इंसुलिन का स्त्राव होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंसुलिन का स्त्राव कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इबोला क्या है, तो इबोला एक वायरस है। ठीक है, इबोला एक वायरस है। वायरस की खोज किसने किया, इवानो वास्की ने किया। जीवाणु की खोज किसने किया, लुवेन हॉक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है। यानी आयोडीन की कमी से होता है, यानी कि आयोडीन कहाँ कम होगा, तटीय क्षेत्रों में आयोडीन पाया जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में आयोडीन मतलब नमक, वो नमकीन होता है, पहाड़ी क्षेत्र में कम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ घेंघा रोग होने की संभावना पूरी रहती है। ठीक है, अब घेंघा रोग से भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, तो आपको कुछ क्वेश्चन ध्यान रखना है। ठीक है, घेंघा रोग से किस ग्रंथि में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो वो होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान से रखना है, ये भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डी, यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनोल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन की खोज किसने किया, तो कासिमिर फंक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फाइलेरिया। फाइलेरिया जो रोग होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अब मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो ये गला में पाया जाता है। ठीक है, गला में पाया जाता है, यहीं पर जो घेंघा रोग पूछा जाता है वो यहीं होता है गला में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीन की कमी के कारण किस ग्रंथि में सूजन आ जाती है, तो थायराइड ग्रंथि में ही सूजन आ जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, ये साधारण नमक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारों का रंग निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है, तो आयोडीन टेस्ट जो किया जाता है ना वो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांच करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, जिसको सूत्र ऐसे होता है CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है हॉल्स्टीन फ्रीजियन, ये देसी नहीं है। ठीक है, बाकी ये गिर और रेड सिंधी और थार पार्कर ये देसी है। इसको रिलेट करके ऐसे याद कर लीजिए कि ये देसी नहीं है, यानी फ्रीज वाला है ना, ये फ्रीज वाला है, देसी नहीं है। आंसर उसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से पूर्णतः विभाजित होगी, तो देखिए ये चारों से पूर्णतः विभाजित होने का मतलब क्या है, जैसे कि 18 से विभाजित वो होगा जो, जैसे इसमें क्या है 9 से विभाजित 18 होगा, यानी कि 18 से वही संख्या विभाजित होगा जो 9 से विभाजित होगा। ये ध्यान रखना है, 9 से 3 से 2 से विभाजित होना आवश्यक है, यानी कि 18 से विभाजित है, इसका मतलब वो 9 से भी विभाजित है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए कि ऑप्शन में कि 9 से कौन विभाजित है, 9 से विभाजित का मतलब होता है अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 9 और 9 दूनी 18 6 24, ये 9 से विभाजित नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको देखिए 9 दूनी 18 3 21, ये भी नहीं हो सकता है। 9 दूनी 18 6 24, 24 में 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 18 से भी विभाजित नहीं है। 9, इसका मतलब ऑप्शन बची है बी। ठीक है, 9 7 16 2 18, ये 9 से विभाजित है, यानी कि ये 18 से विभाजित है, यानी आंसर बी हो गया। ठीक है, डायरेक्ट कन्फर्म आंसर इसका बी हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप ये आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर निकालना हो तो सिंपल है, इन चारों का एलसीएम निकालिए। अगर निकालना, जैसे ऑप्शन में अगर एक से ज़्यादा अधिक 9 से विभाजित हो तो निकालना हो तो कैसे करना है, तो इस चारों का एलसीएम लीजिए। ठीक है, तो इस चारों का एलसीएम आ जाएगा 540। ठीक है, और 540 से बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो यानी कि सबसे बड़ी 4 अंकों क्या होगा, 9 9 9, 4 गुना हो जाएगा। अब इसमें भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिए, जो शेष बचेगा, जैसे एक बार भागा दिए तो 540 से। ठीक है, तो यहाँ 9 आया, यहाँ 5 आया, यहाँ 4 आया, फिर 9 उतारिए, एक बार भागा देंगे 8 से, 8 से भागा देंगे तो आएगा 43 20, तो 43 20 जब इसमें घटाएंगे ना तो आएगा 279 शेषफल। तो 279 शेषफल जो आ गया अब नहीं लगेगा, यानी कि 279 अगर इसमें नहीं रहता तो वो इससे चारों से विभाजित हो जाता। तो 279 इसमें घटा दीजिए 4 9 में, तो आंसर आ जाएगा आपका 9720। तो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 हिस्सा तथा चौथे को 7 गायें मिलती है, तो n का मान क्या है। अब देखिए इसमें कैसे बनाना है, सिंपल बनाना है, बहुत आसान है कि पहले को मिला आधा, ठीक है, दूसरे को मिला चौथाई और तीसरे को मिला इतना, और जो संख्या में जो दिया है ना लास्ट में चौथे को दिया है
इतना, यानी कि चौथे का देखेंगे शेष फल कितना बचता है भिन्न में, ठीक है, ताकि संख्या में दिया है ना शेष, जो तीनों के देने के बाद चौथे बेटे का जो संख्या में 7 दिया है तो वो निकाल लेंगे पहले संख्या में शेष कितना बचता है। देखिए पहले का दिया आधा, तो आधा लिखते हैं हाफ, दूसरे को मिला है 1/4 यानी ये हो गया, और तीसरे को मिला है 1/5। ये तीनों मिला के कितना मिला है पहले ये निकालते हैं। तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम है सबसे बड़ी 2 4 5 में से सबसे बड़ा कौन है 5, 5 को मल्टीपुल करते जाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, यानी कि उतना तक मल्टीपुल करेंगे जो जिससे ये तीनों से कट जाए, यानी कि 5 चौक 20, 20 जो कि है ये तीनों से कट जाएगा, तो यानी एलसीएम इसका 20 हो गया। 2 दहें 20, यहाँ 10 लिखा गया, 4 पंचे 20 यानी 1 पचे 5, 5 चौक 20 यानी 1 पचे 1 चौके 4, यानी कि हो गया 10 5 15 4 19/20, यानी कि ये तीनों को मिला कितना 19/20, ठीक है, ये भिन्न में है। तथा चौथे को, तो चौथे को कितना मिलेगा, जो इसका शेषफल होगा वो चौथे को मिलेगा। इसका शेषफल कैसे निकालना है, ये 20 में से 19 घटा दीजिए, यानी शेष जो बचा है वो 1/20 बचा है, ठीक है, 20 में से ये 19 घटा दिए 1 आया, तो शेष जो मिला है 1/20 भाग मिला है चौथे को, और संख्या में कितना मिला है 7 मिला है, यानी कि बराबर कर दीजिए इसको, यानी कि 1/20 बराबर है 7, यानी 1 का मान कितना हो गया, तो 20 इधर गुना हो जाएगा, 20 सत्ती 140, ठीक है, यानी कि टोटल जो हो गया n का मान हो जाएगा, एक मतलब होता है टोटल, तो 1 का मान निकल गया 140, यानी कि n का मान कितना हो गया 140, आंसर हो गया इसका 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे इतना से विभाजित करने पर इतना शेष बचे, तो इसको कैसे निकालते हैं। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि इतना से विभाजित करने पर इतना शेष बचे, तो वो संख्या न्यूनतम संख्या कौन सा होगा। तो पहले क्या करते हैं मालूम, ये जो 4 संख्या दिया हुआ ऊपर में और शेष चारों दिया है, तो इन दोनों का अंतर निकालते हैं। देखिए 48 माइनस 38 करेंगे, ये दोनों का सेम क्रमशः जो है वो अंतर निकालेंगे, 48 माइनस 38 10 अंतर है, ठीक है। फिर ये 64 है, इसका शेषफल कितना बचता है दूसरे का 54, तो इसका भी शेषफल दोनों का अंतर कितना 10 हो गया। फिर 90 है यहाँ, और यहाँ है 80, इसका भी अंतर 10 है, यानी कि चारों का अंतर 10 है, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कि जो ये चारों से विभाजित होगा न्यूनतम शेषफल इतना बचेगा, तो वो क्या करना है मालूम, पहला जो 4 है ना संख्या उसका एलसीएम लेके -10 कर दीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 48 64 90 और 120, इसका जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 2880, ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम 2880 आएगा, उसमें 10 घटा दीजिए, आंसर आ गया 2870, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो वह जोड़ी गई संख्या क्या है। तो देखिए पहले था 7 संख्या का औसत इतना है, तो टोटल संख्या कितना हो गया 7 8 56, ठीक है। अब बोला एक संख्या जोड़ दिया जाए, संख्या 7 और 1 जोड़े तो कितना हो गया 8 संख्या हो गया, और उसका औसत कितना हो जाएगा 9 हो गया। नहीं अब कितना संख्या टोटल हो जाएगा, तो 8 × 9 72। अभी दोनों को अंतर कर दीजिए, तो जो जोड़ा गया संख्या है वो निकल जाएगा, माइनस इसको कीजिएगा तो 56 और 4 60 और 12 72, यानी कि 12 4 16, इसका आंसर हो गया, आराम से निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 धन पूर्णांक संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया हुआ है, यदि एक पूर्ण संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो ये वाला आपको मालूम है, सूत्र होता है सिंपल कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, यानी कि दूसरी संख्या निकालना है। तो देखिए एलसीएम है और एचसीएफ ये दोनों का गुणनफल है, और पहली संख्या से ही भागा दीजिए, दूसरी संख्या निकल जाएगा। सूत्र होता है आपको मालूम है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से पहली संख्या देता है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा, पहली संख्या दिया, ठीक है, मान के चलिए क्या कि 77 दिया ये, ठीक है, तो 77 से इसमें भागा दे देंगे, ये दूसरी संख्या निकल जाएगा। तो ये दोनों में भागा देंगे, तो देखिए इसको काटिए, यानी 77 से भागा देना, पहली संख्या 77 है, दूसरी निकालना 77 से ये दोनों को गुणनफल में भागा देना है, यानी 7 से भागा दिए 7 5 35, ये 7 से काटिए 11 से फिर इसको काटिए 11 3 33, और बच गया शेषफल 5 5 5 यानी 55, 11 5 55, तो ये संख्या हो गया 55 गुना 35 गुना 5, यानी 35 5 175, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में लिखी जाती है, और प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, एवं अंतिम 3 का
गुणनफल जो है 1001 है, तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगा? तो प्रथम अभाज्य संख्या ये चारों में से कोई है, ठीक है। तो मान के चलिए ऑप्शन से चेक करते हैं, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन से मान के चलिए 5 है, पहला ऑप्शन लेते हैं 5, ठीक है। पहला अभाज्य संख्या है, तो बोला प्रथम 3 अभाज्य, तो पहला अभाज्य 5 है, तो दूसरा 7 हो गया और तीसरा 11 हो जाएगा। अभाज्य संख्या मतलब आप जान रहे हैं कि जो खुद से और 1 से कटे, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये हो गया पहले 3 संख्या। अब ये तीनों गुना करते हैं, अगर 385 आ गया तो आंसर कन्फर्म हो गया कि यही होगा, ठीक है। देखिए 7 पच्चे 35 और गुना 11 करिए तो 11 पच्चे 55, बाकी 5, 11 33, 5 38, ये आ गया, ठीक है। और चेक करना है तो अगली बोला कि अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, तो अंतिम 3 में क्या होगा? ये 5 3 7 है, 5 7 11 है, अगला फिर क्या हो जाएगा? चौथा 13, यानी कि 7 11 13 का गुणनफल 1001 आना चाहिए, ठीक है। 7 11 13, 7 11 13 का गुणनफल 1001 आना चाहिए। तो 11 सती 77, 77 को गुना कर दीजिए 13 से, तो 13 सती 91, बाकी 9, 13 सती 91, 9 100 आ गया 1001, यानी आंसर इसका प्रथम अभाज्य संख्या ये 5 ही है, ये कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A अनुपात B और B अनुपात C और तथा C अनुपात D दिया हो तो A अनुपात D क्या होगा? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल है। देखिए A अनुपात B दिया है और फिर B अनुपात C दिया है और C अनुपात D दिया है, ठीक है। अगर इसको गुना कर देते हैं तीनों को, देखिए अगर गुना कर दिए तो क्या हुआ? देखिए B से ये B कट गया, C से ये C कट गया, तो बचा क्या? A अनुपात D बच गया। तो ठीक है, तो यही पूछा ना A अनुपात D क्या होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों को जब भिन्न है, अनुपात है, ये तीनों को गुना कर देंगे तो आंसर A अनुपात D आ जाता है। यानी कि A अनुपात B कितना हो गया? 2 अनुपात 3, गुना करिए फिर B अनुपात C यानी 4 अनुपात 5 और गुना 6 अनुपात 7, ये दोनों गुना कर देंगे यानी A अनुपात D आ जाएगा। तो गुना करने के बाद ये कट रहा है, 3 से यहाँ कट रहा है, ये 2 बार में, 3 दूनी 6। अब कितना बच गया ऊपर? 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 अनुपात 7 पच्चे 35, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C, 16 अनुपात 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 5:1 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगा? देखिए पहले देखते हैं फिर से, यहाँ देख लेते हैं कि एक महिला और उसकी पुत्री का औसत आयु 21 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु अगर 21 वर्ष है दो व्यक्ति का, तो उसका कुल आयु कितना हो जाएगा? 2 से गुना कर देंगे यानी कि 42, यानी कि महिला और उसकी पुत्री का कुल आयु कितना हो जाएगा? 42, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं, 42 हो गया दोनों का आयु, दोनों का आयु है 42, ठीक है। और अनुपात में कितना? 5 और 1 6, यानी अनुपात 6 का मान है 42, ठीक है। तो अनुपात 1 का मान आ गया 7, ठीक है। अब आयु निकल जाएगा आराम से, अनुपात 1 का मान है 7, यानी कि अनुपात 5 का मान कितना हो गया? 7 पच्चे 35, ये आयु हो गया 35 हो गया इनके माता का, और बच्ची का हो गया 7, ठीक है। अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद उसके अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद, यानी 5 में इसमें जोड़िए तो ये हो जाएगा 40, अब 5 इसमें जोड़िए ये हो जाएगा 12। अब ये कटेगा कितना से? 4 से, 4 दे हैं 40 और 4 तिया 12, यानी कि 10:3, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी करेंगे? देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो बनाने का आसान तरीका देखिए, बनाने का तो है आप 12 पुरुष लिखिए, बराबर में लिखिए 18 महिलाएं, ठीक है, और इसका महिलाएं और पुरुष में रिलेशन यहाँ निकाल लीजिए, फिर उसका मान बैठा देते हैं। लेकिन आसान तरीका है शॉर्टकट में, देखिए अथवा वाला जब भी आएगा यानी कि 12 पुरुष या 16 महिलाएं होगा, इतने दिन में काम करता है, तो इतना पुरुष इतना महिलाएं कितने दिन में काम करेगा, या तो लड़का लिखा रहेगा कभी इतना लड़का इतना लड़की इतने दिन में काम करते हैं। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल क्या करना है, ध्यान रखना है ये अथवा या वाला रहेगा, तो सिंपल करना है क्या, ऊपर वाला जितना है तीनों गुना करिए। देखिए 12 गुना 18 ये करता कितना? 14 दिन में, गुना 14। अब बटन में क्या लिखना मालूम? देखिए ये बोला क्या, 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो ये जो 8 पुरुष है इसको महिला में गुना करिए, 18 8 44 से 144,
प्लस नीचे लिखना है। और ये 16 महिलाएं को पुरुष में गुना कर दीजिए। तो 16 गुना 12 करेंगे तो 16 दाएँ 160 और 32 यानी 192। ठीक है, 192। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या था, ध्यान से रखना है, ऊपर वाला तीनों गुना कर दिए और नीचे जो लिखना है पुरुष वाले को महिला में गुना कर देना है और महिला वाले को पुरुष में गुना करके नीचे जोड़ देना है। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो गया, ऊपर कितना 12, 18, 14। ठीक है, ऊपर कितना हो गया 12, 18, 14 और नीचे था 144 और जोड़ में है 192। तो 4 2 6 और 9 4 13 के 3 बाकी 1 और 2 1 3 है ना, यही था ना। तो नीचे लिख दीजिए 336। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए। 336 को पहले 12 से काटिए, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 9 बच गए यहाँ शेष, 9 पर 6 96 यानी 12 8 96। अब यहाँ 14 से काट दीजिए, 14 दूनी 28 और 2 से इसको काट दीजिए 9 बार में, यानी कि 9 आ गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 9, यानी कि वो जो है 8 पुरुष और 16 महिलाएं खेत की कटाई 9 दिन में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बर्तन में, एक मर्तमान लिखा है तो इसको बर्तन ही समझिए। एक बर्तन में ए तथा बी द्रवों का मिश्रण इतना है, यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में द्रव बी मिला दिया जाए तो अब मिश्रण का अनुपात इतना हो जाएगा। तो बर्तन के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितना होगा। देखिए द्रव ए और बी, ए का अनुपात दिया है 4 और बी का है 1। ठीक है, तो पूछा है ए की मात्रा कितना होगा, तो अनुपात ए की मात्रा कितना, अनुपात 4 है, यानी कि 4 से जो कटेगा वही आंसर होगा, यानी या तो ये आंसर होगा 20 या तो 16 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि ए बी का रेशियो दिया हुआ 4 अनुपात 1। ठीक है, तो इसको 4 को मानिए 4x और नीचे मानिए 1x। ठीक है, बोला कि 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, तो जब 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे ना तो ए कितना निकलेगा, ए है कितना, भिन्न में कितना 4 है, टोटल 5 में। ठीक है, तो 4/5 ये निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बी वाला में कितना निकलेगा, 10 लीटर निकालते हैं तो निकलेगा कितना, तो बी कितना है 1/5, बी कितना है 1 और टोटल है 5 नीचे 1/5। अब बोला कि बी 10 लीटर और इसमें डाल दिया जाता है, यानी 10 लीटर इसमें ऐड कर दीजिए, तो रेशियो कितना हो जाता है 2/3 हो जाता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10 यानी कि वो कट गया। ठीक है, यहाँ काटिए फिर 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना हो गया 4x और ये 4 दूनी 8, ऊपर हो गया 4x - 8। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5 से 2 बार में कट गया यानी 2 यहाँ माइनस में आया। ठीक है, और यहाँ 10 है प्लस में, तो 10 में से 2 गया तो +8 हो जाएगा ना, x + 8 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, देखिए फिर से यहाँ लिखते हैं, ऊपर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ऊपर हो जाएगा 4x - 8 और नीचे होगा x + 8। ऊपर होगा 4x - 8 और नीचे होगा x + 8 और बराबर में अनुपात में कितना है 2/3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रॉस में और इसका x का मान निकल जाएगा। तो 3 से गुना करेंगे, 4 तिया यहाँ ऊपर करेंगे, 4 तिया 12x -8 तिया 24 बराबर में आएगा 2x और +16। ठीक है, तो ये 12x में ये 2x घटा दीजिए यानी 10x, अब बराबर ये 24 इधर जुड़ जाएगा 16 में तो 40 आ जाएगा, यानी कि x का मान आ गया 10 चौक 40 यानी 4, x का मान आ गया 4, यानी कि पूछा कि a का मात्रा कितना है तो 4x है यानी 4 चौक 16 लीटर, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 4 ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत इतना है तो B और D का गुणनफल कितना होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए या तो लगातार संख्या बोले, लगातार विषम बोले, लगातार सम बोले, अगर उसका औसत बोला जाता है ना, जैसे लगातार 4 को दे दिया है 1 2 मान के चलिए, फिर से ऐसे समझिए, जैसे 2 4 6 8 10,
ये लगातार सम संख्याओं का 5 सम संख्याएं, लगातार सम संख्याओं का औसत कुछ दे दिया, ठीक है। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लगातार 5 संख्याएं, तो कितनों संख्या लगातार हो, विषम हो या सम हो, तो उसका औसत जो होता है ना बीच वाला होता है, ये ध्यान रखना है। उसका औसत संख्या बीच वाला होता है हमेशा, ठीक है। यानी कि यहाँ अगर बोला है कि 4 लगातार विषम संख्याएं, अगर बीच वाला में अगर 2 आ गया, जैसे कि यहाँ 4 बोला है, यानी कि एक मानिए ए, बी, सी और डी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, तो बीच वाला में क्या 2 आ रहा है, यानी कि ये दोनों औसत हो गया, इसका दोनों का योग औसत हो गया। ये दोनों मतलब दोनों 2 है, अब बटा 2 कर देंगे तो उसका औसत हो जाता है, ठीक है। अगर 1 है तो सिंगल, वही औसत हो गया। तो यानी कि 42 अगर बोल रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये लगातार विषम संख्या है, तो यानी कि औसत है, यानी कि ये बीच वाला है, यानी कि इसके पहले जो आएगा वो होगा, ठीक पहले जो आएगा वो होगा दूसरा संख्या, जैसे ए, बी, सी और डी ले लीजिए, 4 संख्या हैं, ठीक है। तो ये औसत बोला 42, यानी कि इसका ठीक पहले ये हो जाएगा 41 और ये हो जाएगा 43, ठीक है। फिर अगला विषम क्या होगा, 43 2 45, फिर इसका क्या हो जाएगा 39। तो ये चारों है वो विषम संख्या, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी और डी का गुणनफल, यानी बी ये है और डी यहाँ है, बी और डी का गुणनफल, तो 1 गुना 5 करेंगे, ठीक है। तो 1 5 5 आएगा, 5 किस में लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी एक 99 से ठीक ठीक विभाजित है। 99 से विभाजित का मतलब क्या होगा, देखिए ये क्या है, 9 गुना 11 है, यानी कि 9 से भी विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा वो संख्या, तभी वो 99 से विभाजित होगा। यानी 9 से विभाजित चेक कर लेंगे, 9 से जो विभाजित होगा वही होगा विभाजित। तो ऑप्शन में देखते हैं, 4 2 6 और 7 13, 6 19 और 7 26, ये 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 99 से विभाजित नहीं होगा। ये देखते हैं, 3 1 4 7 11 11 और 8 19 1 20, ये भी 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 99 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 2 और 3 4 और 8 12 7 19, 19 9 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब 99 से विभाजित नहीं होगा। 5 3 8 6 14 5 19 और 8 27, 27 9 से विभाजित है, इसका मतलब 99 से निश्चित रूप से विभाजित होगा, क्योंकि ये तीनों 9 से विभाजित नहीं, ये तीनों आंसर नहीं होगा, तो आंसर डी ही होगा, ये कन्फर्म है, ठीक है। इस तरह से भी आसानी से बना लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि भिन्न इतना और उनके मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर इनमें कौन सा भिन्न चौथा स्थान पर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है कि कभी आसान भी देता है, कभी कैलकुलेटिव भी हो जाता है। जैसे इसमें क्या करना है, इसको भिन्न को है ना दशमलव में बदल लीजिए, जैसे 5 चौके 20 करेंगे, 5 8 40 होगा। यहाँ दशमलव में अगर इसको भागा देंगे तो पहले का आएगा 0.8, इसको जब 7 से भागा देंगे तो दशमलव 60 है, यहाँ 7 8 56, बचिए 4, 7 5 35, फिर लगेगा, यानी कि 6 यहाँ लिख दीजिए। फिर दूसरा है, तीसरा है 9 दशमलव लिखेंगे, 9 दूनी 18, और चलिए इसको 2 ही रहने दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें इसके आसपास 2 वाला कोई अभी है नहीं, तो 2 ही रहने दीजिए। 11 को जब भाग करेंगे इसमें तो 0.11, ऊपर कितना 90, 11 8 88, ठीक है। फिर शेषफल बचेगा 2, तो 11 एक ही है 11, फिर लगते जाएगा, यानी 8.2, फिर ये बच गया 8 तिया जो दशमलव में होगा, 8 तिया 24, 6 8 7 56, यानी कि 3 7 ये है, ठीक है। अब देखते हैं अवरोही क्रम में बताना है, ठीक है। चौथे स्थान पर कौन है, तो अवरोही क्रम में यानी सबसे पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इसे आ जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, 2 नंबर पे ये आ जाएगा 2, फिर 3 नंबर पे ये आ जाएगा, और चौथा नंबर पे ये आएगा 3 वाला, चौथा नंबर पे। तो ये 3 वाला है, 3 7 वाला कौन सा है, सबसे लास्ट वाला था, है ना, 3/8। 3/8 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल से और 9/20 भाग द्वारा कार से एवं शेष 10 किलोमीटर वो पैदल यात्रा करता है, ठीक है। तो शेष निकालेंगे भिन्न में, जैसे शेष दिया है
संख्या में तो भिन्न में शेष निकालेंगे, यानी कि इतना भाग जोड़ के शेष कितना बचा, ठीक है, तो वो पहले निकालेंगे, तो बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2/15 प्लस 9/20, ठीक है। इसका करिए जोड़, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 आएगा एलसीएम, तो 15 चौके 60, 2 चौके 8, 20 तिया 60, 9 तिया 27, तो ऊपर कितना आ जाएगा 27 और 8 35/60, 35/60 को थोड़ा कैलकुलेट कर दीजिए, 5 से काटिए, 5 सते 35 और 12 पंचे 60। इसका शेष निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से ये 7 चल गया, 5/12, तो शेषफल कितना हो जाएगा, शेष कितनी दूरी है 5/12, तो शेष दूरी जो है 5/12 है, और शेष में किलोमीटर में संख्या में कितना है 10, यानी दोनों को बराबर कर दीजिए, 5 दूनी 10, यानी कि ये 12 इधर 2 से गुना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर, उसकी कुल दूरी कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत इतना है और आखिरी 12 का औसत इतना है, यानी कि 12, 12, 24, ये दोनों का कुल संख्या और ये 25 का कुल संख्या जब अंतर कर देंगे तो वो 13वां निकल जाएगा, ठीक है। तो 25 गुना पहले टोटल निकालते हैं, 18 कुल संख्या कितना है, तो 25 गुना 18 करेंगे, 18 पच्चे 90, बाकी 9, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 हो गया, ठीक है। 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, तो कुल कितना हो गया 450। अब प्रथम 12 का निकालिए, प्रथम 12 का औसत है 14, यानी कि 12 गुना 14 करेंगे, बरचौक 48, और 12 कहिए 12 और 4 16, अब फिर अंतिम 12 का है 17, तो बरसती 84, और 12 कहिए 12 8 20, इसको जोड़िए, 4 8 4 12 के 2 बाकी 1, 6 1 7 और 2 1 3, 372, 372 इसमें घटा दीजिए, 372 जब घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8 और 10 या 14 में से 7 गया 7, यानी कि 78, यानी कि 13वां जो है वो 78, इसका करेक्ट आंसर हो गया 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल इतना है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या जानना है आपको, पहले ये मालूम करना है आपको, भाज्य पूछा ना, तो भाज्य बराबर क्या होता है। देखिए भाज्य बराबर क्या हो गया, ये इसको आप लिख लीजिए, पहले ये जानते भी आओगे आप, लेकिन लिख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। तो देखिए इसमें भाज्य पूछा है तो निकालना हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कि भाजक भागफल और शेषफल ये तीनों मालूम होना चाहिए, तो भाज्य निकल जाएगा। तो शेषफल दिया हुआ है, भाजक और भागफल हमको निकालना है, तो देखिए निकालते हैं भाजक और भागफल। तो देखिए शेषफल दिया हुआ है 46, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुणक भागफल का 10 गुना है, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है तथा गुणक मतलब हो रहा है कि इसमें भाजक, ठीक है। बोला कि शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल जो है 46 है, तो 46 का 5 गुना करेंगे तो वो गुणक निकल जाएगा, यानी भाजक निकल जाएगा, ठीक है। तो भाजक निकल जाएगा, तो 46 गुना 5 करिए, तो 46 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 230। इसको गुना करने का आसान तरीका क्या है, 46 गुना 5 करेंगे, 46 का आधा करिए 23 और एक शून्य बैठा दीजिए, आंसर आ गया 223। यानी कि किसी को भी संख्या को आप अगर 5 से गुना करना है आपको, जैसे 48 गुना 5 करना है, ठीक है, तो इसको 48 को है ना आधा करिए 24 और एक शून्य बैठा दीजिए, वही गुणनफल हो जाता है, ठीक है। 24 को गुना करना है जैसे 5 से, तो 24 का आधा करिए 12 और शून्य को बैठा दीजिए, वही होगा, देखिए 24 पंचे 120, ठीक है। तो 46 गुना 5 करना था हमको, 46 का आधा किए तो 23 हो गया और एक शून्य बैठा दिए तो 230 हो गया, ठीक है। ये निकल गया भाजक। अब बोला क्या भागफल का 10 गुना है, तो भागफल का ये 10 गुना है, तो भागफल कितना है, भागफल 23 हो जाएगा, ठीक है। भागफल का ये 10 गुना है ये, तो भागफल 23 हो गया। तो देखिए अब क्या है कि भाज्य पूछा है, तो होता क्या भाजक गुना भागफल, ये दोनों गुना करेंगे तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 23 गुना 23 529 और एक शून्य है, यानी ये बैठा दीजिए, ठीक है। भाजक गुना भागफल हो गया, जोड़ शेष, तो शेष इसमें जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 6 और 9 4 13 के 3 बाकी 1 2 1 3 और 5, यानी 53 36,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5336। ऑप्शन नंबर डी में है 5336। तो उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित रेखा चित्र एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूर और प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की संख्या कुल 75 है तो मजदूरों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें आपको ये दिया हुआ रहता है डाटा इंजीनियर, ये जो स्टार वाला है ये है इंजीनियर, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सर्किल वाला है ये है प्रबंधक, और ये जो क्रॉस वाला है वो मजदूर है। यानी कि आपको दिया हुआ है, देखिए कौन सा दिया हुआ है, बोला क्या कि इंजीनियर की कुल संख्या दिया हुआ है, ठीक है। आप पूछा मजदूर वाला, तो देखिए इंजीनियर का कुल दिया हुआ है, यानी कि ये दिया हुआ है 37.5% बराबर दिया हुआ है, और पूछा है मजदूर वाला, ठीक है। तो इंजीनियर का कितना दिया हुआ है, 37.5% बराबर कितना है, 75 दिया हुआ है। इंजीनियर की संख्या है 75, यानी कि 37.5% बराबर है कितना, 75। तो पूछा है 50% का मान, इसका पूछा है, तो 50 गुना कर दीजिए, ठीक है। 37.5% का मान दिया हुआ 75, तो 37 दूनी 75, 2 से कटा, और 2 गुना 50 यानी 100। मजदूरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बिहार एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ और साइंस का पार्ट 3 होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आनंद मठ के लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और आज का क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप